4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि 4 PM को जब 2 बार बंद किया गया तो उसके व्यूज़ में कुछ घटोतरी हुई, लेकिन होता यूं है कि जिनके पेट थोड़े हल्के होते हैं, जिनके मिजाज थोड़े हल्के होते हैं, वो उछल जाते हैं। लगातार 2.5-3 साल से नंबर 1 रहने के बाद जब सरकार ने 4 PM को बंद करा दिया तो उसके बाद हुआ यूं कि कुछ इस प्रकार के चैनल, मैं नाम किसी का नहीं लेता हूँ, वो जाहिर सी बात है जब हम नहीं रहेंगे तो कोई दूसरा आ जाएगा। हुआ यूँ कि कुछ लोग आ गए थे, लेकिन अब दोबारा से 4 PM ने आपकी मोहब्बत, आपके प्यार की वजह से वही नंबर 1 मकाम हासिल कर लिया जो कुछ महीनों पहले हमारे पास ही था, आपकी बदौलत। और डिफरेंस इतना है कि अगर 10 रुपये हमारे पास हैं तो उनके पास 4 हैं। ज़मीन आसमान का फ़र्क है, डबल का फ़र्क है। तो 4 PM न्यूज़ को नंबर 1 बनाने में आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान, आपकी मोहब्बतों का योगदान, आपके सहायता का योगदान, उसके लिए हम आपको सलाम करते हैं। और दूसरी बात, हमें अच्छा क्यों लगता है कि जब हम पत्रकारिता करते हैं तो हमारी बातों को सुना जा रहा है। ये व्यूज़ नहीं है, ये आपकी मोहब्बत है, आपका यकीन और आपका विश्वास है। इस वजह से यही दोबारा से हमारे अंदर हिम्मत पैदा करता है और हम डल जाते हैं। एक शेर सुना के अपनी बात बताता हूँ मैं आपको, जंतर मंतर लेकर लूंगा जहां पर छात्रों ने सफाई कर दी है, लेकिन ये सफाई देश भर में कैसी होगी वो मैं बता देता हूं। जो अभी मैंने शुरुआत में आपसे बात अर्ज की है तो उसके बारे में शायर ने यह कहा कि समंदर कर रहा था मेरी कश्ती का तवाफ, समंदर कर रहा था मेरी कश्ती का तवाफ, लोग समझ रहे थे मेरी कश्ती भंवर में है। कुछ भी समझ सकते हैं आप दोस्तों। बात यह है कि जंतर मंतर से ख़त्म होकर पूरे देश में कैसे फैल गया है, ये मैं आपको बताने के लिए हाजिर हुआ। इसके लिए मुझे ये बताना ज़रूर पड़ेगा आपको कि जब किसानों का आंदोलन हुआ, 600-700 किसानों की शहादत हो गई, तो वो बज़ाहिर तो 3 कानूनों के खिलाफ था, लेकिन पूरा देश जानता, पूरी दुनिया जानती है कि वो सिस्टम के खिलाफ था। वो अंबानी और अडानी के बढ़ते हुए साम्राज्य के खिलाफ था। वो हरियाणा के अंदर बड़े बड़े जो वेयर हाउस बनाए जा रहे थे और किसानों की ज़मीनों पर जो कब्जा किया जा रहा था और देश की ज़मीनों पर, संस्थानों पर जो कब्जा किया जा रहा था, उसके मुताबिक एक्चुअली उस पर कब्जा करना था, उसके खिलाफ था ये आंदोलन। लेकिन बहरहाल वो बात सामने 3 कानूनों की थी, जबकि 2 कानूनों में कुछ बातें किसानों के पक्ष की भी थी, लेकिन तीसरा कानून बड़ा खतरनाक था, अकॉर्डिंग टू फार्मर्स। बहरहाल हुआ यूँ कि मोदी जी ने उनको वापस लिया, लेकिन वो लड़ाई अभी जस के तस वहीं खड़ी है। भ्रष्टाचार की, सिस्टम की, ज़मीन के, भारत के सोर्सेस पर कब्जा करते हुए जो लोग आए हैं उनके खिलाफ। ऐसे दोस्तों जंतर मंतर पर बज़ाहिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा हो गया, भारतीय जनता पार्टी का एक अहम टूट गया 12 सालों में, उन्हें अपना थूक करके चाटना पड़ा है। लेकिन मैं आपको बताऊं दोस्तों, लड़ाई अब कलकत्ता में फैल गई है, लड़ाई अब पटना में फैल गई है, लड़ाई अब इलाहाबाद में फैल गई है, और ये लोग अब यहाँ रुकने वाले नहीं हैं। पूरा देश जंतर मंतर बनने जा रहा है, यह बन गया है। आपको गोदी मीडिया नहीं बता रहा है, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है कि कलकत्ता में, मैं तो कलकत्ता कह भी नहीं पाऊंगा अब, कोलकाता में किस प्रकार का प्रदर्शन है, किस प्रकार से लोग सड़क पर आ गए हैं। इलाहाबाद में और पटना में किस प्रकार से छात्रों ने पुलिस वालों के सामने खड़े होकर क्या क्या बातें कही हैं, सब आप जानते हैं। वो क्या है? वो ये है कि जब राहुल गांधी कल मीटिंग कर रहे थे तो उनके साथ जो लड़कियां थी, उन्होंने पूरे सिस्टम को बताया था। तो जंतर मंतर पे ख़त्म होने वाला 3 मांगों का ये सिलसिला अब समझिएगा कि जंतर मंतर पे ना होकर पूरे देश को जंतर मंतर बता रहा है, चूँकि पूरा सिस्टम खिलाफ है। अमित शाह का पूरा विभाग के खिलाफ है। वजह यह है कि ये डंडे मारने वाले, ये पैलेट गन मारने वाले दरअसल अमित शाह के ही अंडर में आते हैं, और देश के अंदर आप दबा करके राजनीति नहीं कर सकते। ये वाला जो है एक ऐसा पहलू जंतर मंतर में जो स्टूडेंट्स ने दिया कि देशवासियों के अंदर एक विश्वास आया कि नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं है, अंग्रेज़ों से नहीं डरे, ये कौन से काले अंग्रेज़, हम इनसे डर पाएंगे। तो बहरहाल दोस्तों बात यह है कि अब पूरे देश में सिस्टम के खिलाफ एक ऐसा माहौल तैयार हो रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को, जिसके अंदर वो कुछ पूंजीपतियों को प्रलोभन देती है, उनका काम देती है, वो उससे फिर काम लेती है, फिर चुनाव जीतने का काम करता है, एक ऐसा नेक्सस जो है उसके खिलाफ पूरे देश में है। चूँकि बेरोजगारी अपनी जगह मौजूद है, अनएम्प्लॉयमेंट अपनी जगह मौजूद है, नौकरियां नहीं हैं, महंगाई अपनी जगह मौजूद है, महिलाओं की सुरक्षा नहीं, पूरे देश की सुरक्षा अपनी जगह मौजूद है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का जो कद जो था उसको भी वहीं पर ना छोड़ करके नीचे आ गए और अमेरिका के आगे घुटने टेक दिए। वो तमाम चीज़ें अपनी जगह मौजूद है, और ये पढ़ा लिखा समाज, ये जैन जी, ये नया नौजवान समझता है
अब से इनसे बड़े जो थे वो थोड़े धार्मिक पशु ज़रूर बन गए थे। उनकी भी आंखों में खुल गई जब 22 लोगों की सुसाइड हुई और लोगों के अंदर मातम पसरा, पता चला कि पेपर पे पेपर लीक हो रहे हैं और उसके बावजूद भी नौकरियां नहीं हैं। अगर पेपर हो भी जाते हैं तो नौकरियां नहीं मिल पाती हैं दोस्तों। ये तमाम अनियमितताएं जो हैं इस भारत सरकार ने, हुआ यूँ है कि अडानी यहाँ पर दुनिया का नंबर 2 का मालदार आदमी बन जाता है और यहाँ पर आम आदमी की जो आय है वो घट कर के नीचे आ जाती है। यहाँ शहर छोड़ करके गाँवों में जाया जा रहा है ताकि नौकरियाँ नहीं हैं। जो शहर के अंदर नौकरियाँ कर रहे हैं उन लोगों के पास इतने संसाधन नहीं है कि वो अपने जीवन को अच्छी तरह से बचा पाएँ, कुछ महंगाई की वजह से अपने बच्चों की शिक्षा पे कुछ खर्च कर पाएँ। इतनी महंगे सहूलत जो मिलनी चाहिए थी शिक्षा के क्षेत्र में, सेहत के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में, वो नहीं मिल पाई है। तो अब ये आक्रोश चल रहा है। सिस्टम कैसे बदलेगा? जाहिर सी बात है जो सरकार चला रही है उसके लिए जिम्मेदार है। अब इनके प्रोपेगेंडे जो धार्मिक एतबार से चलाते हैं वो काम आने वाले नहीं हैं। इस प्रोटेस्ट ने ये बता दिया कि इस हिंदुत्व को ख़त्म कर दिया है, हिंदू मुस्लिम को करीब लाया गया। चूँकि इनकी 12 बरसों में और उससे पहले भी इनकी जो काविशें थी, कोशिशें थीं, वो ये थी कि इन वर्गों को हटा दिया जाए। जब स्टूडेंट्स का जामिया में होता है तो ये ब्रूटल तरीके से पिटाई करते हैं, वहाँ पर कोई बोलने वाला नहीं होता है। और जब ये शाहीन बाग के आंदोलन को बुढ़ियों के एतबार से कैरेक्टर का एसेसिनेट करते हैं तब इनके खिलाफ कुछ नहीं होता। अब इन लोगों ने बात समझ ली है। देश के जैन जी ने इस बात को समझते हुए जो जंतर मंतर पर धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा करके मूंछ को नीचे कर दिया है, अब वो जाहिर सी बात रुकने वाला नहीं है। कल मैं सुन रहा था, सौरभ दास है क्या नाम है उसका, वो कह रहा था कि अगली लड़ाई हमारी इस मीडिया के खिलाफ होगी। जाहिर सी बात है इस मीडिया ने जितना गोदी मीडिया ने नुकसान किया है, अगर ये सोशल मीडिया पे स्टार लोग ना होते, इंस्टाग्राम का मामला नहीं होता तो दोस्तों ये आंदोलन आपके तक पहुंचता नहीं। पता नहीं चलता कि किस प्रकार की बैलेट्स गन्स मारी गई हैं, क्योंकि ये तो अपने अपने स्टूडियो के अंदर पैर को चाटते हुए नजर आ रहे थे सरकार के। अब इनको एक्चुअली इन्हें हिप्नोटाइज भी कर लिया है, टेरराइज भी कर लिया है। 2 करोड़ रुपए के विज्ञापन भी जब 10 करोड़ पीछे से मिलेंगे तो इनके सारे लूपहोल सरकार के पास ही और बदनाम हो जाएंगे, ये जेल में दिखाई देंगे। तो इनकी भी मजबूरी है और ज़मीर ये अपना बेच चुके हैं। बहरहाल मैं आपको बताने ये हाजिर हुआ दोस्तों कि कलकत्ता से लेके इलाहाबाद, इलाहाबाद से लेके पटना, पटना से लेके नागपुर, नागपुर से लेके मुंबई, ये तमाम जगहों पर जो प्रोटेस्ट अब चल रहे हैं, ये कौन सा कब रूप बड़ा ले ले कुछ नहीं पता कर सकते। कौन सा इकट्ठे होकर के आपस में आ जाए कुछ नहीं पता चल सकता। चूँकि ये जैन जी को चलाने वाले लोग, इनकी जो वो थी ना एक ताकत, इनकी सलाहियत वो तो थी, लेकिन वामपंथियों ने भी अपना पूरा का पूरा, मैं कह सकता हूँ, कदों काविशें भी इसके अंदर लगाई रखी ताकि इन लोगों को कामयाब बनाया जा सके। वरना बच्चे हैं, टूट भी सकते थे, पिटाई से घबरा भी सकते थे, भूख से विचलित भी हो सकते थे, सारे काम हैं। लेकिन इन लोगों ने इस काम को किया। फिर आखिर में 20 तारीख में जो राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के दरवाजे को घेरा है तो वो भी कमाल का काम हुआ इन लोगों को। वरना इन लोगों ने कंप्रोमाइज़ कर लिया था। सोनम वांगचुक को वहीं पे जहाँ से अस्पताल से वो भाग रहा है वहाँ पे उसे कंप्रोमाइज़ कर लिया था। इसके बंदे अभिजीत दीपके के बंदे चले गए थे नड्डा से बात करने, वो इस तरह से बैठ के बात कर रहे थे। तो बहरहाल दोस्तों अब देश के अलग अलग जगहों पर ये चिंगारियां फूट रही हैं। कहाँ कहाँ बड़ी बन जाए, कहाँ छोटी बन जाए, कहाँ इकट्ठी हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। जय हिंद।